अगली सुबह पूरे ऑफिस में एक अफवाह तेजी से फैल रही थी। अरे तुम्हें पता है अर्जुन के बारे में, वही जिसकी कविता अखबार में छपी थी और जिसे ऑनलाइन कोसा गया। हाँ हाँ वही। सब कह रहे हैं कि वो बहुत अजीब है, जैसे उसे कोई तांत्रिक विद्या आती हो। हाँ हाँ हाँ, किस जमाने में जी रहे हो, अब भी अंधविश्वास करते हो। उसकी भूतनी की रोशनी चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर में तो एक नावेल ही है। तुम्हें साहित्य चैनल की बातें नहीं पता। कुछ लोगों ने जो अर्जुन को नाराज किया था, उन पर एक के बाद एक मुसीबतें टूट पड़ी। किसी के ऊपर गर्म पानी गिरा, किसी को एयर कंडीशनर से झटका लगा, किसी को खिड़की से उछलकर गेंद लगी और किसी के हील पहनने से टखना मुड़ गया। आखिर में एक को तो फ्यूज बल्ब फटने के बाद बार बार गिरना पड़ा। और सोचो, जिन्हें अर्जुन से कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सच, ऐसा हुआ था। क्यों झूठ बोलूंगा मैं, पूरा ऑफिस यही बात कर रहा है। सुनो पुराने सुबोध, अगर आगे कभी अर्जुन दिखे तो दूर रहना। बहुत अजीब आदमी है। म्यूजिक चैनल के दो लोग धीमे धीमे ये बातें कर रहे थे। ऐसे ही चर्चाएं पूरे रेडियो स्टेशन में हो रही थीं। आज अर्जुन ऑफिस लेट पहुंचा। ऊपर पहुंचने पर बाकी सब लोग पहले ही काम में जुट चुके थे, तो कॉरिडोर खाली था। जब वो साहित्य चैनल के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से जावेद कुमार की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। सॉरी, ट्रैफिक में फंस गया था। हालांकि सच तो ये था कि वो मेट्रो से आया था। असल में वो देर तक सो गया था और अब उसे काम से कोई खास उत्साह नहीं था। जब से उसका सेगमेंट छीन लिया गया था, उसे ऑफिस में सब कुछ बेकार लगने लगा था। अर्जुन के आते ही पूरा ऑफिस एकदम चुप हो गया। हर एक नजर उसी पर टिक गई। अर्जुन थोड़ा असहज महसूस करने लगा और खांसते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि जावेद कुमार के पास एक नौजवान खड़ा है। वो उम्र में अर्जुन जितना ही था, 20 के दशक की शुरुआत, और बहुत हैंडसम था। छोटे बाल, 1.8 मीटर लंबा और थोड़ा पतला। जावेद कुमार ने जैसे अर्जुन को देखा ही नहीं और बोले, मैं जो कहना चाहता था कह चुका हूं। आज मैं आप सबको एक नए व्यक्ति से मिलवाता हूं। ये है जय। ये अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और इसकी ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स शानदार हैं। अगली हफ्ते जब बुजुर्ग और युवा कहानियां खत्म होगा, तो उसकी जगह एक नया सेगमेंट उड़ान भरता युवा आएगा। इस नए शो में जय मुख्य होस्ट होगा। कृपया आप सब इसे मार्गदर्शन दें ताकि ये अच्छा कर सके। सबने तालियां बजाईं। जय ने कहा, सीनियर्स, अगर मुझसे कोई गलती हो तो कृपया सुधारिएगा। जावेद कुमार ने चारों ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुम जाकर मनीष जी के साथ बैठ जाओ। उनकी डेस्क बड़ी है। जय, ये तुम्हारी डेस्क होगी। मेहनत करना और उम्मीद मत तोड़ना। जी डायरेक्टर जावेद, जय ने जवाब दिया। अब ऑफिस में कोई और डेस्क खाली नहीं थी, तो अर्जुन को वहां से हटना पड़ा। अंदर ही अंदर हंसते हुए वह बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और अपने सामान को समेटने लगा। जैसे ही उसका सामान बिने की बाह के करीब आया, बिने ऐसे चौंका जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। उसकी कुर्सी चिरचिराई और वो तुरंत पीछे हट गया। अर्जुन, वो आगे बढ़ गया। जब वह लीला के पास से गुजरा, जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, तो वो भी तुरंत साइड हो गई। मानो अर्जुन के आसपास 1 मीटर की परिधि में कोई खतरा हो। जैसे जैसे वो चलता गया, सब लोग दूर हटते गए, जैसे वो कोई महामारी हो। ओ भाई, इतनी दूर क्यों भाग रहे हो? सबसे ज्यादा हैरान तो खुद अर्जुन था। वहीं जय भी सन्न था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आदमी है कौन? इतनी अनपॉपुलर इंसान कभी देखा है क्या? जय का परिचय जारी रहा। अर्जुन का मन बिल्कुल भी सुनने का नहीं था। वो मनीष से फुसफुसाया, सॉरी सर, हमें एक ही टेबल शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन ये नया लड़का कौन है? लग रहा है बॉस का फेवरेट है। मनीष ने धीमे से जवाब दिया, सुना है वो डिप्टी स्टेशन हेड जय का रिश्तेदार है। ओह, दोनों का सरनेम भी जय है। अब समझा। अर्जुन को एकदम सब साफ हो गया। उसे डिप्टी स्टेशन हेड जय के कारण ही ये दिन देखने पड़ रहे थे। जाहिर है उसे नए जय से कोई हमदर्दी नहीं थी। सेगमेंट की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जय अब सभी से मेलजोल बढ़ाने लगा। कुछ युवतियां उससे हंस हंस कर बातें करने लगीं और कुछ पुरुष भी। सबको पता था कि जय डिप्टी स्टेशन हेड का रिश्तेदार है। अगर उससे अच्छा रिश्ता नहीं बनाया तो मुश्किल हो सकती है। जय, अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। जरूर टीचर वो, धन्यवाद। अरे, अब तुम ऑफिस के सदस्य हो। संकोच कैसा? सिर्फ अर्जुन और कुछ गिने चुने लोग जय को इग्नोर कर रहे थे। जय धीरे धीरे घूमते हुए मनीष के पास पहुंचा। क्या आप मनीष सर हैं? हाँ, मैं ही हूँ। हेलो सर, मुझे बताया गया है कि मैं आपका सेगमेंट ले रहा हूँ।
तो मुझे कुछ जानना हो तो आपसे सलाह लेनी पड़ेगी। मनीष ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन अगला वाक्य जय ने कुछ अलग ही लहजे में कहा, मैंने उड़ान भरता युवा के 2 एपिसोड पहले से ही प्लान कर लिए हैं। ये शो युवा और समाज से जुड़े मुद्दों पर आधारित है जो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो सकते हैं। इसलिए अगर इसे अगले सोमवार से ही शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। मनीष का चेहरा सख्त हो गया। तुम कह रहे हो कि बुजुर्ग और युवा कहानियां को पहले ही बंद कर दिया जाए? हाँ सर, यही मेरा सुझाव है। 10 एपिसोड पहले खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे शो की रेटिंग बढ़े। मनीष को ये बहुत बुरा लगा। वो सेगमेंट उसकी जान था। कुछ पुराने साथी भी बोल पड़े, जय तुम्हारा क्या मतलब है? पहले ही दिन घमंड। लीडर ने जो तय किया है उसे तुम बदल सकते हो क्या? जय बोला, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैंने लीडर से बात की थी और उन्होंने कहा था कि मनीष सर से पूछ लेना। वहीं वंशिका ने कहा, अगर कुछ पुराना हो रहा है तो तुम खुद नया बनाओ। क्यों किसी और का शो छीन रहे हो? कुछ लोग जय का समर्थन भी कर रहे थे। विनय बोला, जल्दी या देर फर्क नहीं पड़ता। वो दाताओ बोला, जय नया है, मौका मिलना चाहिए, भविष्य युवा का ही है। उसी वक्त बाहर से तेज कदमों की आहट आए। इंस्पेक्शन टीम पहुंच चुकी थी। जय सर, जांग साहब, सब खड़े हो गए। डिप्टी स्टेशन हेड जय ने पूछा, क्या हो रहा है? जय ने कहानी सुनाई। उन्होंने लंबा ओह कहा और फैसला सुनाया। सेगमेंट का एंडिंग टाइम फाइनल नहीं था, इसे बदला जा सकता है। जय का शो जरूरी है तो इसे 1 हफ्ता पहले शुरू करो। उन्होंने मनीष की ओर देखा। पुराने मनीष, नए को थोड़ा रास्ता दो। मनीष का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया। मामला यहीं तय हो गया। जय को जो चाहिए था मिल गया। सॉरी सर, मेरा शो वाकई में जरूरी था। लेकिन तभी अर्जुन ने बीच में टोकते हुए कहा, बुजुर्ग और युवा कहानियां अब मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ये शो बंद नहीं होगा। मैं इसे और ऊंचाई पर ले जाऊंगा। तुम अपनी बारी का इंतजार करो और शायद तुम्हारी बारी कभी आए ही नहीं। क्या बंद नहीं होगा? विनय तो हंसी रोक न सका। जय बोला, आप ही लेट नाइट हॉरर स्टोरीज वाले अर्जुन हैं, है ना? मुझे समझ नहीं आया आपने ये सब क्यों कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बंद नहीं होगा। रेटिंग फर्स्ट लाओगे। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, क्या कोई मजाक है ये? लोग इधर उधर बिखर गए। सभी अपनी अपनी सीटों पर वापस लौट आए। किसी ने भी अर्जुन की कड़वी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि चाहे वो विनय हो, जय हो या वंशिका और बाकी सभी जानते थे कि ये नामुमकिन है। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, बल्कि कोई मशहूर रेडियो होस्ट भी बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा जैसे शो को 5 दिनों में जिंदा नहीं कर सकता। सभी लोग एक ही इंडस्ट्री में काम करते थे। सबको सेगमेंट की सीमाएं और कमजोरियां पता थीं। बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा की रेटिंग हमेशा कम क्यों रहती थी? शायद किस्मत ही ऐसी थी। ये सेगमेंट दोपहर 12 से 1 बजे के टाइम स्लॉट में आता था, जिसमें बच्चों की कहानियां सुनाई जाती थीं। जब से इस सेगमेंट की शुरुआत हुई थी तभी से इसमें एक गहरी खामी और सीमा थी। इसलिए ये कभी भी लोकप्रिय नहीं बन सका। पिछले कुछ सालों से इसकी रेटिंग लगातार कम होती गई। क्यों? क्योंकि अब समय बदल चुका है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। तकनीक हर दिन आगे बढ़ रही है। अब लोग जानकारी के लिए रेडियो का सहारा नहीं लेते। आमतौर पर बच्चे इस समय स्कूल में होते हैं, सिवाय गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के। जो स्कूल में नहीं है वो इतने छोटे होते हैं कि कहानियां समझ नहीं सकते। जो स्कूल में हैं उनके पास समय नहीं होता। यही बना देता है स्थिति को अजीब। इसके अलावा बच्चों का साहित्य दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। चाहे गुणवत्ता हो या मात्रा, दोनों में गिरावट आई है। अगर गौर से देखा जाए तो इस साल की मशहूर नई कहानियां बस क्या पतंग उड़ सकती है और टोन टोन का दिन ही है। लेकिन इन 2 कहानियों को पूरे साल थोड़ी चलाया जा सकता है। और बच्चे तो शायद इन्हें भी न सुने। वही पुरानी कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं। जो प्रसिद्ध हैं उन्हें सब सुन चुके हैं। जो नहीं है वो बच्चों को पसंद नहीं आती। तो ऐसे माहौल में रेडियो कौन सुनेगा? केवल बीजिंग रेडियो स्टेशन ही नहीं, बल्कि पूरे देश के कई रेडियो स्टेशन अपने बच्चों के कार्यक्रम बंद कर रहे हैं। यही बाजार की सच्चाई है। इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अर्जुन की बातें मजाक जैसी लगी। बहुत से लोगों ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। बहस करने का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन, शिक्षक मनीष बोले, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, कल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आज लग रहा है।
ये लड़का योद्धा था, कल तक हार मान चुका था, लेकिन आज उप स्टेशन प्रमुख जिया और उनके परिवार की चुनौती ने उसमें फिर से जोश भर दिया। वो पूरी तरह तैयार था। तुम हालात नहीं समझते, मनीष ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उन्हें टोक दिया, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे हालात समझने की जरूरत नहीं। आप अपना रिटायरमेंट पूरा करें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। मैं अर्जुन वादा करता हूं कि बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मैं आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो अभी मत जाइए। अभी 5 दिन बाकी हैं और 5 दिन बहुत हैं। देखिए कैसे मैं इस प्रोग्राम को जिंदा करता हूं। युवा उड़ान, मैं ऐसा कर दूंगा कि जय को कभी शो करने का मौका ना मिले। मनीष भी थोड़े भावुक हो गए। तुम वाकई कर पाओगे, लेकिन सारी कहानियां तो पुरानी ही हैं। चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बच्चे कहानी पर ही ध्यान देते हैं। अर्जुन ने ठोस लहजे में कहा, तो मैं खुद की कहानियां लिखूंगा। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं, तुम बच्चों की मानसिकता नहीं समझ सकते। मनीष ने चेतावनी दी, ये कोई उपन्यास या कविता नहीं है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, देखते जाए, मैं सबको चुप करा दूंगा। ठीक है, फिर कोशिश करो। चलो रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलते हैं। रास्ते में मैं तुम्हें जरूरी बातें बता दूंगा। मनीष अर्जुन को लेकर चल दिए। पर तभी लिसी सामने आया। शिक्षक मनीष, शिक्षक जिया अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो #3 में है, नया शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको इंतजार करना होगा। मनीष का चेहरा बदल गया। कौन से शिक्षक जिया? वही जय। लिसी अब मनीष से उतनी इज्जत से बात नहीं कर रहा था। एक रिटायर होने वाले इंसान की अब कोई खास जगह नहीं रह गई थी। और अर्जुन से तो और भी काम। आखिर उसे तो लीडर ने ब्लैकलिस्ट कर रखा था। मैंने उन्हें बताया था कि आपने पहले ही सेगमेंट बुक कर रखा है, लेकिन उन्होंने लीडर से खास अनुमति ले ली तो मुझे देना पड़ा। खैर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो #4 1 घंटे में खाली होगा। मनीष गुस्से से बोले, अब 12 बजने वाले हैं। 1 घंटे बाद कैसे रिकॉर्ड करें? वो समय तो लाइव ब्रॉडकास्ट का होता है। मुझसे नाराज मत होइए, ये मेरा फैसला नहीं था। लिसी बोला। अर्जुन ने पहले ही उसे समझ लिया था, इसलिए वह शांत रहा। शिक्षक मनीष, चिंता मत करिए, आज हम लाइव करेंगे। वैसे भी मुझे लाइव करना पसंद है। मनीष ने आपत्ति जताई, ये तुम्हारा पहला शो है। तुम्हें बच्चों की कहानियां सुनाने का कोई अनुभव नहीं है। अगर गलती हो गई तो? गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने लिसी से कहा, हमें लाइव स्टूडियो बुक कर दो। लिसी को अर्जुन का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कल की डरावनी घटना के बाद वो उसे टालने लगा था। 2 मीटर की दूरी भी नहीं घटाई उसने। जैसा कहा गया वैसा किया। कहावत है, अच्छे लोग ही सताए जाते हैं। अब जबकि सभी को अर्जुन की शक्तियों का पता चल चुका था, सभी सावधान हो गए थे। लिसी भी उन्हीं में से था। वो दोबारा माथे पर चोट नहीं खाना चाहता था। अभी भी उसका घाव दर्द कर रहा था। दोपहर से पहले लाइव ब्रॉडकास्ट स्टूडियो #6। आज सिर्फ अर्जुन और मनीष मौजूद थे। बाकी किसी को भी विश्वास नहीं था कि अर्जुन कुछ कर पाएगा। सबको लग रहा था कि ये शो भी अब खत्म हो जाएगा। तो कोई क्यों सुने। सेगमेंट शुरू होने में थोड़ा समय बाकी था। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया और अपनी गेम रिंग खोली। कल की कहानियों और बहस के बाद उसकी प्रतिष्ठा अंक लगातार बढ़ रहे थे। भूत की गुफा से जो लोकप्रियता मिली थी, उससे अब उसके पास 1 लाख प्रतिष्ठा अंक थे। बिना कोई देरी किए उसने स्मृति खोज कैप्सूल खरीद लिया। उसने अपनी बचपन में पढ़ी कहानियां याद करने की कोशिश की। 1 कहानी, 3 कहानियां, 5 कहानियां। कैप्सूल का समय पूरा हो गया। अर्जुन ने आंखें खोली, उसकी आंखों में चमक थी। हम शुरू करने वाले हैं, मनीष ने उसे चेताया। उन्होंने काउंटडाउन शुरू किया। 5 4 3 2 1। उन्होंने वॉल्यूम ऑन किया और अपने स्नेहिल अंदाज में बोले, नमस्ते बच्चों, आज फिर से हम लेकर आए हैं बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा। मैं हूं आपका पुराना दोस्त दादू मनीष। आज मैं आपसे एक नए दोस्त का परिचय करवाऊंगा। इनका नाम है चाचा अर्जुन। आज की कहानी और कार्यक्रम अब चाचा अर्जुन सुनाएंगे। अर्जुन ने खुद का परिचय दिया, नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन। आप मुझे भैया भी कह सकते हैं और चाचा भी। हे। इसके बाद मनीष ने आवाज बंद कर दी और इशारा करते हुए स्टूडियो से बाहर चले गए। वो अंदर नहीं रुके। ऐसा नहीं था कि उन्हें अर्जुन पर भरोसा था, बल्कि वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। वो इतना तनाव नहीं झेल सकते थे, इसलिए उन्होंने सुनना भी नहीं चाहा। अब अर्जुन अकेला था और पहले से ज्यादा शांत। बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा में दिक्कतें थीं, सीमाएं थीं, सब बकवास। अर्जुन इन सब बातों को नहीं मानता था।
वो इस सेगमेंट को जिंदा करना चाहता था। उसका तरीका क्या था? वो था उसकी अपनी दुनिया की कहानियां। उसका दिमाग साहित्य का खजाना था। एक दिन में एक नहीं 10 कहानियां सुनाएगा और एक भी दोहराई नहीं होगी। और ये सब कहानियां इस दुनिया में किसी ने नहीं सुनी थी। जैसे भूत की गुफा, वैसे ही और कहानियां। इस दुनिया में न हंस क्रिश्चियन एंडरसन थे, न ब्रदर्स ग्रिम। बच्चों के साहित्य की कमी। दूसरों के लिए चिंता की बात हो सकती है, अर्जुन के लिए नहीं। वो खुद ही एक संपूर्ण संग्रह था। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। स्मृति खोज कैप्सूल ने उसे सब कुछ हूबहू याद करा दिया था। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब वो बच्चों के लिए कहानी सुना रहा था, इसलिए बोलने की गति धीमी थी, आवाज में कोमलता थी। उसने गले की पिच को भी बदला ताकि बच्चे उसे अपना समझें। ये सभी बातें उसने कॉलेज में सीखी थीं। प्रोफेशनल तौर पर वो किसी से कम नहीं था। उसे बस मंच की जरूरत थी। इसलिए वह रेडियो स्टेशन में काम को बहुत महत्व देता था। उसे इस शो को जिंदा करना ही था, अपने लिए और शिक्षक मनीष के लिए। आज मैं तुम्हें एक परीक्षा सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा और रानी एक दूर देश में राज करते थे। दोनों एक बच्चे की कामना करते थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हम अच्छे राजा रानी हैं, कृपया हमें एक संतान दीजिए। और फिर रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और गाल सेब जैसे लाल। इस दुनिया के लोग कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन अगर अर्जुन की दुनिया का कोई इंसान ये सुनता तो बिना सोचे बोल पड़ता, हाँ, ये है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स।